दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना, कितनी धूमधाम है यहाँ। दरअसल हम सब शादी में आए हैं। जी हाँ, शादी जिसकी शुरुआत होती है धूमधाम के साथ, स्वागत और एहतराम के साथ, प्रेम और सत्कार के साथ, वादों और इरादों के साथ, उत्साह और उमंगों के साथ, अरमानों और सपनों के साथ, कर्तव्य पालन से, सातों वचन निभाने से। लेकिन अक्सर शादी के बाद धीरे धीरे धूमधाम धमकियों में बदल जाती है और हंसी सिसकियों में। प्रेम प्रतिकार में बदल जाता है और कर्तव्य अधिकार में, उम्मीद निराशा में और उत्साह हताशा में। आखिर क्यों होता है ऐसा? हम 5 बाराती वॉइस डिवाइन के साथी करते हैं इस पर चर्चा वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में, जिसका शीर्षक है शादी है, खुश रहो। हम हैं आपके साथ, मैं कुसुम, मैं राकेश, मैं शालू, मैं पंकज, मैं साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी उसे समूह में रहना पसंद है और इसी समूह में रहने के स्वभाव के चलते वो कितने सारे नाते, कितने सारे रिश्ते और कितने सारे बंधन बनाता है। इन्हीं में से एक प्यारा सा नाता है, पवित्र बंधन है शादी का। जी हाँ, शादी जो उर्दू का एक लफ्ज है जिसका मूल शब्द है शाद। शाद यानी खुशी, शादी यानी खुशी का बंधन। शादी, ब्याह, विवाह, परिणय, मैरिज, वेडिंग, कितने सारे नाम दे रखे हैं हमने इस रिश्ते को। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर आसमानों में बनती हैं, 7 जन्मों तक साथ रहती हैं। विवाह 2 आत्माओं का मिलन है, जन्मों जन्मों का बंधन है। विवाह संस्कृति व संस्कार है, धर्म और कर्तव्य का आधार है, जीवन भर साथ निभाने का वास्ता है, दुख और सुख बांटने का नाता है। जी हाँ, और अलग अलग देशों, धर्मों, अलग अलग कल्चर्स में शादी के मायने भी अलग अलग हैं। सबके अपने अपने रीजंस, तरीके, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। कमाल है ना, एक ही नाता लेकिन उसकी इतनी सारी डेफिनेशंस, इतनी परिभाषाएं, और वो भी सब अलग अलग। और राकेश जी, शादी की जब बात आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है कि भाई ये आइडिया आया कहाँ से, लाइक किसके दिमाग में आया कि भाई शादी होनी चाहिए। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम कि 2 लोगों को शादी करनी चाहिए और फिर 2 परिवारों का इस तरह से मिलना होना चाहिए। देन आई मीन ट्राइंग टू फाइंड समथिंग अबाउट इट, आई केम अक्रॉस दिस। In prehistoric and tribal societies, marriage likely began as a way to establish social ties and alliances between tribes and families. वो strengthening के लिए और वो एक परिवार बढ़ाने के लिए. It was more about the group than the individual, with communal living and shared responsibilities. Then I read about ancient Mesopotamia. Marriage was formalized as a legal contract there, often arranged by families for economic and political reasons. ऐसे ही कुछ और सिविलाइजेशंस, दुनिया के कुछ और हिस्सों के बारे में पढ़ा तो 2 बातें जो एक मुझे कॉमन नजर आई, वो यही कि मैरिज वाज मोर ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल अरेंजमेंट, और कहीं परिवार बढ़ाने के लिए, कहीं टू हैव योर सक्सेसर्स जो आगे आपका वंश चला सके। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे पता चली जब मैंने पढ़ा कि भाई शादी का कॉन्सेप्ट या आइडिया आया कहाँ से। यानी कहीं ना कहीं इसमें भौतिकवाद जुड़ा हुआ है, जरूरतें हैं, पोजेसिवनेस है, जिसके कारण शायद शादी शुरू हुई हो, बट इसमें एक आध्यात्मिकता भी है, जी, रूहों का संबंध भी है। दरअसल ये तो ठीक ठीक नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि थे, ऋषि श्वेतकेतु, जिन्होंने शादी के नियम बनाए थे। जी हाँ, फिर ये जो नियम हैं ये बदलते रहे, परिवर्तन होते रहे इनमें, जी। और ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार की शादियों का जिक्र मिलता है, और इसी में फिर आगे चलकर बाल विवाह की शुरुआत हुई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी।
और फिर इस पर कानून बना, लॉज बने, इसे जुर्म माना गया और एक मिनिमम एज भी जो एक शादी की होती है वो फिक्स कर दी गई, तो कुछ हद तक तो रोक भी लगी। और इसी श्रृंखला में फिर स्वयंवर की शुरुआत हुई, जिसमें कन्या अपना वर खुद ही चुनती थी, और इसका जिक्र तो रामायण और महाभारत में भी मिलता है। जी, और हर धर्म में शादियों के अलग अलग मायने और उद्देश्य होते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो इसमें शादी बहुत पवित्र बंधन माना जाता है और इसमें पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ऐसा भी सुना है, पढ़ा है कि कोई भी पुरुष धार्मिक कार्य तभी कर सकता है जब वो शादीशुदा हो, यानी अपनी पत्नी के साथ, और इसका उद्देश्य अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, पितृ ऋण को चुकाना, ऐसा माना जाता है। जी हाँ, जब आप पवित्रता की बात करती है तो मुझे लगता है हर धर्म में ही इस रिश्ते को मुबारक माना गया है। बिल्कुल। जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले परिवारों में जब निकाह पढ़ा जाता है और लड़का और लड़की जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, कितना कमाल का वो मंजर होता है। सच। और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में when the couple is standing and taking their vows, each one of them has to say I do. वाह। And I had the beautiful experience of Nirankavi mass marriages. सदगुरु के सामने बैठकर वो 4 लाभों का वादा करना एक दूसरे को, it is so very beautiful. बड़ी तोड़ तो इस जगते जोड़ी लड़ते ना दी। क्या बात है। जी हाँ, ये तो सभी गुरु पीर पैगंबरों ने, संतों ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत और पाक पवित्र बताया ही है, और हम निरंकारी लाभों का भी जिक्र करेंगे। पर अभी जैसे कुसुम जी आपने बोला हिंदू शादी जो होती है, और अधिकतर हमारे देश में हिंदू शादियां ही होती हैं, तो शालू जी इस संबंध की क्या खासियत है? हिंदू शादी में हम देखते हैं कि जो पति पत्नी है वो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे और कहते हैं कि 7 जन्म जी साथ रहने का वादा करते हैं। और अगर इन वचनों को समझ लिया जाए ना, तो शादीशुदा जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। एक एक करके क्यों ना इनकी बात करते हैं। 7 फेरों के 7 वचन। पहले फेरे का पहला वचन है कि किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी का होना जरूरी है, यानी कि सेवा, सिमरन, सत्संग मिलके करना है। और दूसरे फेरे का जो दूसरा वचन होता है, जिस तरह से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, मतलब पति, इसी प्रकार पत्नी कहती है कि मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। तीसरा वचन उम्र के हर पड़ाव पर जीवन भर साथ निभाने का होता है। चौथा गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियों को निभाने का होता है, जो हमारा मिशन का भी चौथा प्रण है। चौथा प्रण है जी। 5वां महिला के बराबरी के दर्जे का होता है। कमाल का प्रण है। एक दूजे दा एक दूजे ते एक जया अधिकार है। यस। और छठा एक दूसरे का अपमान न करने का होता है। और 7वां इन वचनों को निभाने का होता है। क्या बात है। लेकिन हजारों साल पहले शुरू हुई इस परंपरा के मायने आज बदल चुके हैं, परिवेश बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। हर देश, हर संस्कृति, हर धर्म, यहाँ तक कि हर इंसान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी इसकी अलग डेफिनेशन है जी। फिलहाल हम सब तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम 5 बाराती आज साथ इकट्ठे हैं तो हम 5 बाराती ही अपने वॉइस डिवाइन के लिसनर्स के लिए अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपने दृष्टिकोण का जिक्र करते हैं। तो शुरू करते हैं। शालू जी, आप बताएं, व्हाट इज मैरिज फॉर यू? फॉर मी मैरिज इज कंपेनियनशिप। ओके। साक्षी, आप विवाहित होने वाली हैं, यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड, सो हाउ डू यू सी मैरिज? फाइलिंग टैक्सेस जॉइंटली। मैं मजाक कर रही हूँ। फॉर मी मैरिज इज फाइंडिंग अ बेस्ट फ्रेंड, और दोनों का फिर एक साथ मिलकर देखना एक प्यारा सा सपना, उम्र भर उस दोस्ती को साथ रहकर निभाने का। क्या बात है कुसुम जी? अब मेरे विचार से शादी एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसमें 2 अलग अलग लोग एक दूसरे के इतने अपने बन जाते हैं जैसे वो एक ही वजूद का हिस्सा हों जी। और साथ ही दोनों अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र भी हैं और भरोसा भी बना हुआ है, यानी दोनों एक दूसरे की भावनाओं का और स्वतंत्रता का सम्मान करते हों। पंकज जी? So I have a love marriage. So for me it is coming together with the one you love, and then that commitment to be together, to grow together, to go through the ups and downs of life together. That's marriage for me. ओके, मतलब अगर हम शादी की बात करें तो संसार में अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं।
Some people called it an arrangement. Some call it an agreement. Some might think of it to be a trade. It can also be called a social contract. Yes. और आजकल तो ये भी सवाल उठने लग गए हैं whether it is a necessity or a choice. Exactly. सोशल नॉर्म ही बनकर रह गया है कि बस शादी करनी ही है. इज इट टू ओवररेटेड, या फिर ये एक डिवाइन ऑर्डर है कि राकेश जी आपके लिए शादी क्या है, ये नहीं पूछा. आई थिंक मेरे लिए शादी वही है जो हमारे सदगुरु ने बताया, प्यार. सो आई वुड जस्ट वांट टू डिफाइन इट इन वन वर्ड व्हिच इज लव. एंड लव मीन्स एक्सेप्टिंग, लव मीन्स caring for the other person, and love means just giving, not asking anything in return. So that for me is marriage. Wow. तो अब हम अपने सुनने वालों से भी जान लेते हैं कि उनके लिए शादी क्या है. जी, एक एक करके सुन लेते हैं इनको. Marriage is a beautiful relationship between two human beings, which is not just about love, but in my opinion, it is the biggest example of acceptance. To be in love even after many, many years of marriage, it is very important that we see each other as a devotee first, and then there will be less friction. शादी जो है जीवन का एक अहम हिस्सा होता है. मियाँ बीवी का इतना संबंध होता है कि जो बात पति अपनी पत्नी से कह सकता है वो अपने बच्चों से नहीं कह सकता. जो पत्नी अपने पति से बात कह सकती है वो अपने बच्चों से भी नहीं कह सकती. To me, marriage feels like two people coming together to make life easy for each one of us. जैसे कि पजल के दो pieces होते हैं and they just click together and it makes a beautiful picture. It acts like a superpower. कि एक person अपना दिमाग, अपनी energy लगाता है किसी चीज़ में. Why not have two people who are aligned in their thought process amidst their differences but still have a same goal, same destination. जब हमारे दिमाग में कोनो विपरीत बात आ जाले, इधर उधर का बात आ जाले, तो हमार पत्नी हमेशा यही बात कहत रहले कि आप कहीं भी बैठे गुरु का बात करें. अभी आप संगत से आई रहनी हैं, का सीख के अली हैं, तो कहे का मतलब है कि हमेशा हमें गुरु की तरफ जोड़ का प्रयास कर लें. तो हमारो मार्गदर्शक भी हैं और हमारे जीवन साथी भी हैं. Marriage for me has been an opportunity to get to know another human being completely from scratch, but not just to get to know them, but in a way, an opportunity to grow with them. It's about both of us reaching a new destination together with our own point of views, with our own experiences. It's something that I wish that everyone gets to experience. ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਮੰਤਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ. A marriage is a special bond that you share with a unique person, where you can speak your heart out and do things because you want to, not because you have to. It is also a roller coaster ride where you only truly enjoy the journey when holding each other's hand. It's a pure relationship in which your partner completes you and helps you become your true self. A poet has written a beautiful line about this bond. जिंदगी में खूबसूरत पल तो थे पर ये जिंदगी ना खूबसूरत थी, तुमको पाना फिर खुद का पाना, जिंदगी की बस यही जरूरत थी, जिंदगी की बस यही जरूरत थी. तो इस खूबसूरत बातचीत के बाद चलिए सुनते हैं पावन हरदेव बाणी में रिश्तों को निभाने के बारे में क्या कहा गया है. मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा,
नजर ना आएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, पिता प्यार से भरा रहेगा, पूत सबूत कहाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। फर्ज को समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा, फर्ज को समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा, पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम
निभाएंगे। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने। संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने। कहे हर देव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण हरदेव बाणी के इस पावन शब्द को सुनने के बाद वार्ता में वापस लौट के आते हैं। विषय वही है, शादी है, खुश रहो। और दोस्तों, जहां हमने कुछ अनुभवी लोगों से सुना कि उनके जीवन में शादी के मायने क्या हैं एंड व्हाट आर द सीक्रेट्स टू अ हैप्पी मैरिज, वहीं नौजवानों का दृष्टिकोण जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज के प्रेजेंट टाइम्स में, इन द करंट प्रिवेलिंग टाइम्स, व्हाट इज इट द यूथ थिंक्स अबाउट मैरिज। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं निहारिका चौधरी जी, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत फेमस हैं और इनका परिवेश भी काफ़ी बड़ा है। जानते हैं इनसे इनके लिए शादी क्या है। I think जी whenever we talk about marriage in our peer group, so there's very little talk about how somebody is maybe excited about marriage, because मैंने भी घर पे हैप्पी मैरिज देखी है, लेकिन आसपास क्लोज फ्रेंड्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उसमें हार्डली कोई हैप्पी मैरिज, या इट्स ईदर ब्रोकन मैरिजेस और वेयर डाइवोर्स हुआ नहीं है, बट यू नो इट्स हाँ दे जस्ट ड्रैगिंग द बॉन्ड, क्योंकि वो बच्चा है तो उसको की पेरेंटिंग सही मिल जाए, या फिर डाइवोर्स की अराउंड तो स्टिग्मा ही इतना है कि अच्छा इतना बड़ी चीज आप डाइवोर्स कैसे ले लो। तो वही लगता है कि ब्रेकअप करना इजी होता है इन बैचलरहुड, कि चलो कोई और मिल जाएगा उसके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वंस यू टेक अ डाइवोर्स, देन वो वापस घर जाना, एंड द विमेन आई नो इन माई लाइफ, जो यू नो एल्डर विमेन, वो इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो उसके बाद वो लाइफ कैसे होगी इस चीज को सोच के नहीं ले पाते हैं। तो इन माई यू नो फ्रेंड्स रिलेटिव्स आई हैव सीन दिस, बिकॉज पेशेंस और टॉलरेंस बड़ा कम हो गया है कि व्हाई शुड आई नॉट टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, कि अगर उसने कुछ गलती कर दी है तो मैं उसको कब तक इतना कोसूं, इतना आर्ग्यू करूं कि उसको रियलाइज हो कि तेरी गलती है। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि बड़ा अनसर्टेन है कि हाउ इज माई हस्बैंड गोइंग टू बी, कि मतलब लव मैरिज भी अगर मान लो हो गई, हर रिलेशनशिप, इट्स नॉट ओनली मैरिजेस, इट्स ऑल द रिलेशनशिप्स अक्रॉस द बोर्ड। हम देखते हैं कि शायद एक फैमिली के अंदर माँ और बेटी का रिश्ता भी है, या पिता और पुत्र का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं ये दूरी आती जा रही है, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर मटेरियलिस्टिक एंड it's more about rights than responsibilities now. हाँ जी। So Niharika, what do you think is marriage for you? जब हम मैरिज के बारे में सोचते हैं एज यंगस्टर्स, या अगर मैं अपनी सिर्फ इंडिविजुअली बात करूँ, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट स्ट्राइक करता है कि जो आज इन बैचलरहुड फ्रीडम है, इवन व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो जो फ्रीडम है, इफ आई वांट टू गो ट्रैवल समवेयर और वेयर समथिंग, go to a party, do anything, I don't have to think about 10 other people in my family, or like one my husband, बच्चे, कि अगर कहीं बाहर जाना है तो उनकी छुट्टियां हैं या नहीं। मतलब when I think of the future 15 years down the lane, तो क्या मैं ऐसे compromises, ऐसी adjustments कर पाऊंगी? सोचती हूँ ऐसे कि पेरेंट्स तो फिर अभी, बिकॉज एक सर्टेन एज when you reach, तो पेरेंट्स फ्रीडम दे देते हैं,
I keep traveling and traveling is my number one love. तो will I be able to do that when I get married? तो वो चीज़ की जो अनसर्टेनिटी है वो बड़ा स्केयर करती है कि वो फ्रीडम कितनी हद तक कॉम्प्रोमाइज होगी और विल आई बी ओके विद इट. ये जो फ्रीडम वाला पॉइंट है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं सुनती हूँ कि हर यूथ का एक मेजर पॉइंट है that we want our space and freedom. करेक्ट. हाँ जी. So after giving your opinion about marriage in diverse ways, would you want to get married? I think it's a necessary evil, even though I talk about how I have my own doubts about marriage. But later on, I know 5 years down the lane, I will get married. I don't have another choice. Plus, my parents keep telling me that once you reach a certain age, आपको साथ की बड़ी ज़रूरत होती है. तो उस टाइम पे वो मैरिज बहुत काम आती है और वो एक साथ कंपेनियनशिप दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो जैसे बोलते भी है कि चलो इट्स वर्थ अ शॉट, दोनों हाथों से ही ताली बजती है. सो इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स दैट हैपन, आई थिंक वील बी एबल टू सॉल्व इट. That's a lovely attitude, and I can tell you to be rest assured that marriage is beautiful. And I pray and I wish you very good married life. और फ्रीडम भी है, स्पेस भी है. जब आपने छुट्टियों पर जाना होगा ना, और बच्चे को संभालने वाला भी कोई मिल जाएगा, जब बच्चों के साथ छुट्टियां मनाएंगे, I'm sure you're going to enjoy that. So all the best for your life ahead. Thank you so much. वैसे चाहे जिंदगी में रिश्तों को लेकर कितनी भी इनसिक्योरिटी हो, कितनी भी आशंकाएं हों, लेकिन जब सदगुरु के वचनों का आधार लेकर हम रिश्ते निभाते हैं तो हर रिश्ता खूबसूरत हो जाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने कुसुम जी. और आपको नहीं लगता कि इनका मेरी जिंदगी में होना ही मेहर है? निसंदेह. तो क्यों ना फिर इनकी मेहरबानियों पर ही गीत सुन ले. सुनते हैं. हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया. अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे. ए खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया, ए खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया. राकेश जी, अक्सर कहा जाता है शादी को लेकर कि एक ऐसा लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए. जी. मैं कभी कभी सोचता हूँ, शादी हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्मों में इसको इतना प्योर कहा गया है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ टू पीपल कमिंग टुगेदर. तो इतनी नेगेटिव बात क्यों इसके लिए कही जाती है? कोई और तरीका नहीं है? हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की. ये हमारी मान्यताएं हैं, मानसिकता है, कंडीशनिंग है कि शादी की तो पछताए, ना की तो पछताए. मुझे लगता है आज ये नैरेटिव हमें चेंज करना होगा जी, और हमारे लिसनर्स को भी बताना होगा कि शादी एक ऐसा संबंध है जो हम अगर कर भी रहे हैं तो भी पछताने का कोई सबब नहीं है, कारण नहीं है.
और अगर नहीं भी कर रहे हैं देन इट इज एब्सोल्युटली माय चॉइस। हर हाल में मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि एक बार किसी ने किसी से पूछा कि अकेले चलना बेहतर है या किसी के साथ, तो जवाब आया कि किसी गलत इंसान के साथ चलने से बेहतर है कि अकेले चला जाए। क्या बात है। और आजकल देखा जाता है कि कई बार जो बच्चियां या बच्चे शादी की उम्र हो रही होती है, लोग बार बार पंकज जी उनको ताना सा कसते हैं कि शादी हुई कि नहीं, शादी हुई कि नहीं हुई। साक्षी, योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? जी बिल्कुल, मैं कहने ही वाली थी कि आई हैव एन एक्सपीरियंस हियर टू शेयर। जी। मेरी एक पर्टिकुलर एज के बाद मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि आंटीज अंकल्स कहीं भी जब भी मिलना सिर्फ शादी की ही बात करनी, बस पूछते रहना कि बेटा क्या हुआ, शादी कब कर रहे हो, अपने घर कब जा रहे हो। अच्छा, बोलो मैं अपने घर में ही तो हूँ। एग्जैक्टली। पहले तो मैंने इग्नोर किया, बट मैंने नोटिस किया कि ये इतना ज्यादा बढ़ने लग गया कि एक पॉइंट ऐसा आया कि अगर मैं आगे से उन्हें समझाने की भी कोशिश करती थी कि जी मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो वो आगे से मुझे समझाते कि बेटा आपकी उम्र निकलती जा रही है, आपके मम्मा पापा को कितनी चिंता होगी, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी प्रेशर्ड, और मन में एक ही सवाल आता था कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या डिसीजन है, क्या ड्रीम्स हैं, किसी को फर्क पड़ता भी है या सिर्फ मेरी शादी की ही चिंता है। बिकॉज nobody asked me, are you ready for marriage? और इसमें मैंने ये भी देखा कि कैसे मेरे मम्मा पापा इस पूरे फेज से निकल रहे थे, क्योंकि उनके ऑफिसेज में या और लोग उनको कहते थे, अगर मुझे नहीं कहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि साक्षी के पास कोई तो जवाब होगा, तो वो मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि आप अपनी बेटी को समझाओ। उन पर अनड्यू प्रेशर। एग्जैक्टली। एंड आई सॉ देम कि वो कितने प्रेशर में थे। फिर हंसी भी आती थी, अचंभा होता था कि घर पे सब क्लियर है, मम्मा पापा के साथ मेरे साथ सब कुछ क्लियर है, वी हैव ऑल डिसाइडेड, वी आर ऑल हैप्पी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाहर वालों को मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मेरी इतनी चिंता हो रही है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब भी मुझे आंटी अंकल्स मिलते या मुझे पता होता कि मैं यहाँ जाऊंगी और वहाँ वो होंगे, तो मैं खुद ही पीछे रहना शुरू हो गई। आई स्टार्टेड हाइडिंग फ्रॉम देम। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं उनके सामने जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि इनका तो एक ही सवाल होगा और मेरे लिए बस हो चुकी थी। आई डिड नॉट वांट टू लिसन एनी ऑफ दैट, और नहीं हो पा रहा था मुझसे। नाउ दैट आई एम गेटिंग मैरिड, जब सबको ये न्यूज मिली तो एवरीवन इज सो हैप्पी अबाउट इट एंड सब बहुत खुश हैं। बट येस, आई डिड गो थ्रू दैट फेज, और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी इस फेज से निकले या निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब शालू जी हमारे साथ हैं, और शालू जी आप धर्मपत्नी भी हैं दास की, बट यू आर ऑल्सो मैरिटल काउंसलर, फैमिली थेरेपिस्ट। आई नो यू हैव मेनी क्लाइंट्स हु कम टू यू विद सच प्रॉब्लम्स। तो ऐसा आपको भी सुनने में आता होगा कि लड़कों की लड़कियों की जब शादी नहीं हो रही तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ these so-called socially tormenting questions. Yeah, today's youth is really, जैसे हमने निहारिका जी को भी सुना, उनके अपने dilemmas हैं। बच्चे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए होगा, मेरे लिए कैसा पार्टनर ठीक रहेगा, और उसके ऊपर से और प्रेशर कि अब आप 32 के हो गए हो, अब आप 28 के हो गए हो, आप बेटे कब शादी करोगे, अब करियर सेट हो गया है, बिजनेस सेट हो गया है, आपका स्किन टोन ठीक नहीं है, आपके बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ, वेट किसी बच्चे का अगर ज्यादा है, भाई उसे भी पता है, वो भी बहुत परेशान है, बहुत कुछ कर रहा है अपनी डाइट को लेके, जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। आपके बताने से नहीं उसको पता चलेगा कि उसका वेट ज्यादा है या बाल उड़ रहे हैं, भाई उसको भी दिखता है, वो बेचारा भी परेशान है। आप उसकी उस परेशानी में बोल के उसको इजाफा ही कर रहे हो। यू क्रिएटिंग दैट स्ट्रेस। के लिए पहले ही वो चॉइसेस, वो जिंदगी के उस पड़ाव में जहाँ वो भी एक कंपेनियन ढूंढ रहा है, जहाँ वो भी अपनी परेशानी की सल्यूशन ढूंढ रहा है, चाहे वो वेट है, चाहे स्किन कलर है, चाहे बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल उड़ रहे हैं या स्किन टोन है। आप उसकी परेशानियों में, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, आप बच्चों को सुनिए, उनको समझिए। जैसे साक्षी ने बोला या निहारिका ने बोला, वो भी इन चीज़ों
से गुजर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, प्लीज जज मत कीजिए। और मैं यहाँ पे बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि हम सभी ये जरूर याद रखें कि मैरिज इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन। तो ये जिंदगी का एक इतना अहम डिसीजन होता है। आई थिंक इस पर्सनल डिसीजन पे बहुत सारे लोगों का कुछ कहना, आई वुड से इट इज रॉन्ग फॉर देम टू से एनीथिंग। और सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी अक्सर ये कहा करते थे कि नेवर जज अदर्स, यू डोंट नो देयर स्टोरी, इट इज इमैटेरियल, इट इज इररेलेवेंट, आई थिंक। और एक और बात बहुत जरूरी यहाँ की, खालिद हुसैनी बहुत अमेजिंग राइटर हुए हैं जिन्होंने लिखा अपनी एक पुस्तक अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स में, उन्होंने लिखा मैरिज कैन वेट, एजुकेशन कैन नॉट। तो कई बच्चियों की ये प्राथमिकता हो सकती है कि मुझे पहले पढ़ना है, सच, तो उनको पढ़ने दें, अपने पैरों पर खड़ा होने दें। जब वो फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो जाए, मुझे लगता है तब उनको ये चुनाव करने देना चाहिए कि वो शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और ये परिवार का ही एक निर्णय होना चाहिए। बिल्कुल। और ये उम्र जरूरी नहीं ना कि सबकी सेम ही हो, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। और यहाँ पर मुझे भी एक बात अक्सर ख्याल में आती है कि जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उस जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। जी जी। लेकिन वहीं जब किसी लड़के या लड़की की शादी करनी होती है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उन पर, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो दोनों इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएंगे या नहीं। कल को वो समाज को बच्चे के रूप में एक देन देंगे और वो बच्चे समाज का, देश का हिस्सा बनेंगे, तो उस बच्चे को सही शिक्षा या संस्कार देने लायक वो खुद हुए भी हैं या नहीं, ये देखना शायद कोई जरूरी नहीं समझता। बिल्कुल, वो देख लेना चाहिए और तभी ये निर्णय लेना चाहिए। जी। और यहाँ जहाँ हम शादी की भी बात कर रहे हैं, तो शादी हो जाने के तुरंत बाद ही पूछा जाने लग जाता है कि फिर अब 2 से 3 कब हो रहे हो, अब खुशखबरी कब सुना रहे हो। तो प्लीज लेट इट बी देयर चॉइस। अभी तो जिंदगी उन्होंने एक नई शुरुआत करी है, उन दोनों को जान पहचान बढ़ाने दीजिए, एक और नई जिंदगी जब उन दोनों को अपने लिए ठीक लगेगा, उस मेहमान को वो खुद ही लाना चाहेंगे। और शालू जी, मुझे लगता है कि 2 रीजंस जो मुझे समझ आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी। एक तो इंस्टिंक्ट है जी कि भाई किसी को देखा जिसकी 30 साल उम्र हो गई है, शादी नहीं हुई, इंस्टिंक्ट है, बस आदत है। जैसे मुझे अक्सर कई लोग कहते थे, भाई साहब सारे बाल चले गए, है ना, सारा बिल्कुल ही आपने ऐसे कर लिया लुक। तो मैं सोचता था कि मतलब आपको कंसर्न है या आप मुझे वो बता रहे हो जो मुझे ऑलरेडी पता है। मैंने भी कोशिश की थी, उपाय किए थे, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। तो वो पता नहीं, वो एक इंस्टिंक्ट है। और एक मुझे लगता है कभी कभी एक्चुअली भी कंसर्न होता है जी, इंटेंशन साफ होती है जी, लेकिन उसमें बस ये एक गलती हो जाती है कि उस कंसर्न में मैं वो स्पेस में आ जाता हूँ जहाँ मुझे नहीं आना चाहिए। कि शादी नहीं हुई, जैसे आपने कहा कि अब 2 से 3 कब हो रहे हैं जी। या मुझे जब कोई पूछ लेता है हर बार कि भाई साहब ये क्या हो गया, अभी 2 दिन पहले ही कोई रिलेटिव मिले, अरे ये क्या हो गया, तूने तो बिल्कुल ही ऐसे कर लिया है। किया नहीं है भाई, हुआ है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज इट। एब्सोल्युटली। तो ये मुझे लगता है कि उस स्पेस का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अब जैसे मुझे बहुत जब लोगों ने कहा तो मुझे लगा ठीक है भाई, लोग कहेंगे, मुझे खुद देखना है कि मुझे उससे अफेक्ट नहीं होना है। लोग तो कहेंगे, ऐसे ही अगर किसी की शादी की बात है तो लोग तो कहेंगे जी। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें इन बातों का असर ज्यादा नहीं लेना। हाँ। और एक और बात है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट, जो सदगुरु माता जी ने भी हमें समझाया, जो पूछने वाला एक बड़ा है, बुजुर्ग है, हो सकता है उसकी इंटेंशन पॉजिटिव ही हो। तो हमारे युवा वर्ग भी, जितने भी लड़के लड़कियां हैं जिनको ऐसे लगता है कि हमें बार बार ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि ये भी कह दिया गया कि हम बार बार बच्चों को ना कहें, लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो हम बुरा भी ना माने जी। और जहां तक ये बात आई चॉइस की कि लड्डू है, खाया तो भी अच्छा, ना खाया तो भी मुबारक है, इतना जरूर याद रखें कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें बताया कि चौथा प्रण जो हमें दिया गया, उसके ऊपर भी सवाल कई बार आता है कि ग्रस्त में रहना यानी कि शादी करना। ग्रस्त में रहने का मतलब केवल शादी करने के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ग्रस्त मतलब मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, सामाजिक घरेलू जितनी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, सोसाइटी के प्रति, सिटी, कंट्री, स्टेट के प्रति, उनका निर्वहन करना। शादी करना मेरा निजी चुनाव है। जी बिल्कुल, कोई मजबूरी थोड़ी ना है कि करनी ही करनी है। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हमें समाज में मिल जाएंगे जिन्होंने शादी नहीं भी की है। हाँ, मगर
बाकी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया है। तो करनी है तो करें, नहीं करनी है तो ना करें। हाँ, मगर क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा क्या होगा। बात है, क्या बात। और एक दार्शनिक हुए वेस्टर्न फिलॉसफी में, फ्रेडरिक नीचे, उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, इट इज नॉट अ लैक ऑफ लव बट अ लैक ऑफ फ्रेंडशिप दैट मेक्स अनहैप्पी मैरिजेस। तो प्यार की कमी नहीं, दोस्ती की कमी है जो कई बार शादी को आगे चलने नहीं देती है। दोस्ती कीजिए, शादी बहुत मुबारक रिश्ता बन जाती है। तो दोस्ती, प्यार, शादी और बात करते हैं शादी के पवित्र प्यारे बंधन की। तो मुझे लगता है कि बंधन शब्द के कई मायने होते हैं। बिल्कुल सही। एक होता है जुड़ाव, लगाव, प्यारा बंधन, जिसमें हम खुद ही बंधना चाहते हैं। एक होती है कैद, वो हम सुनते हैं ना कि बेड़ी सोने की हो या लोहे की, बेड़ी तो बेड़ी ही है। वो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ
जी। कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ, कड़ियां मिली जोन की तो जंजीर बन गई। क्या बात है। वाह। तो प्यार का बंधन जंजीर ना बने, ये ध्यान रखें। और कुसुम जी, जैसे ही कोई संगीत हम सुनते हैं, कई बार देखते हैं 2 या 3 आर्टिस्ट मिलकर के एक संगीत बजा रहे होते हैं, गीत जुगलबंदी हम जिसे कह देते हैं। जी। तो वो जुगलबंदी कितनी कमाल होती है। इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन सुर एक है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि विवाह एक जुगलबंदी है। अब उनका भी बंधन है, जो 2 आर्टिस्ट एक म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, हम कह सकते हैं वो भी एक बंधन में बंधे हुए हैं। जी। लेकिन they're playing a beautiful music. Why can't we be into a relationship, a bond which can create beautiful music? सच। A bond which brings out the best version of you, the best in you. और जब कभी मैंने देखा झगड़ा हो भी रहा हो ना, गो फॉर अ वॉक टुगेदर। जी। साथ में सैर पे चले जाइए, इवनिंग वॉक, खाने के बाद वॉक पे चले जाइए, और एक दूसरे को आप फेस भी नहीं कर रहे होते हैं और बातें भी सारी निकल जाती हैं, आप हल्के होकर घर वापस आते हैं। गो फॉर अ वॉक और अ ड्राइव, इट्स अ वंडरफुल रेमेडी। और जब आप वॉक करके या ड्राइव करके वापस आएंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत कुछ बदल चुका होगा, सुर से सुर मिल चुका होगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। क्या बात है। और वो हमारा सुर बन ही रहा है क्योंकि 2 लोगों का सुर मिल रहा है। सो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ब्रिंगिंग 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स ऑन द टेबल। कि कोई बहुत सफाई पसंद करता है, कोई थोड़ा कम करता है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, आप सलाह ले सकते हो उससे, और दूसरा बहुत इमोशनल है। किसी को स्पोर्ट्स की बहुत नॉलेज है। तब जैसे बच्चे का होमवर्क ही देखना होता है तो मैथ्स और साइंस 5 देख लेती है और एक्सप्रेशंस और इंग्लिश वाला पार्ट मैं देख लेता हूँ। तो उसी अपने कार पहुंच गए हैं। तो इट इज दैट कि वो जो आपने कहा कि बंधन तो है, लेकिन वो बंधन खूबसूरत हो जाता है जब वो डाइवर्सिटीज दोनों की साथ आ जाती है, जब हम अकोमोडेट करना सीख जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, rather than competing with each other or finding faults. So don't judge, don't assume. And you start looking at the good, in the other person. जब अच्छाइयाँ देखने की आदत हमें सदगुरु ने हमेशा सिखाया है कि भैया आप गुण देखोगे, गुणों के गाहक बनोगे। तो जब आप किसी की अच्छाइयाँ देखने लग जाते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है वो रिलेशनशिप। The husband and wife, they are a team. And they are not focusing on me, they are focusing on we. वाओ। सदगुरु माता जी के प्रवचनों में सुना एक शेर भी ध्यान में आता है जी। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात है। मुझे भी एक शेर याद आ रहा है जी। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। And it has been scientifically proved in a number of researches about marriage that अगर कोई गलती भी आपके पार्टनर से हो गई है और आप बताना चाह रहे हैं, तो वो रेशियो होना चाहिए कि 5 पहले आप खूबियां बोलेंगे और फिर एक गलती बताएंगे। सो 5:1 का रेशियो तारीफ, और अगर कोई आप सुधार चाहते हैं अपने रिश्ते में तो मेंटेन करना एक बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है। आई थिंक ये तो हर रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, पर उस टाइम ध्यान रहता है। हाँ, ध्यान लाना है। अच्छा, आप किसी की अच्छाइयाँ देखने लगो, बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये मुश्किल काम अगर कर लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो अच्छाइयाँ देखें, यही हमें सदगुरु भी सिखा रहे हैं। और फिर अगर कोई बात है प्यार से कह दें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। बिल्कुल। और मुझे किसी की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आ रही हैं। क्या बात। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं, मैं भी नहीं, गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। क्या बात। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने भीतर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। क्या बात है। और रिश्तों के अंदर ना खूबसूरती और बढ़ जाती है जब हम एक दूसरे से माफी मांगना सीख जाते हैं। सच। एक हवायन फिलॉसफी है जिसे कहते हैं हो ओपोनोपोनो, और इस फिलॉसफी या इस प्रार्थना का एक जो लुबेलुबाब है, अर्थ है, वो ये है कि आप दूसरे व्यक्ति से ये कह रहे हैं कि हो ओपोनोपोनो माने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और दोस्तों, ये 3 वाक्य, 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको अगर हम याद रखते हैं तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। और हमारे साथ सविता सोनी जी जुड़ी हैं आज, जो हमारी एंकर भी हैं, को एंकर भी हैं। वॉइस डिवाइन में अनेकों बार आप उनकी आवाज़ सुनते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश ओमे जी और बहन शर्मिला जी, उनके वैवाहिक जीवन का एक बड़ा ही कमाल का किस्सा हम सुनते हैं सविता सोनी जी से।
बचपन से सबसे पहला और सबसे नज़दीकी एक कपल, एक पति पत्नी का रिश्ता जो देखा वो था मम्मा पापा का रिश्ता। और तकरीबन सभी को सबसे पहले शायद यही सबसे पास से देखने को मिलता है। तो बहुत सुंदर और प्यारा एक बॉन्ड था उन दोनों के बीच, बिल्कुल अलग कल्चर्स और अलग बैकग्राउंड्स होने के बावजूद भी। मम्मा इज फ्रॉम साउथ, सिंधी फैमिली, एंड पापा वॉज पंजाबी, दिल्ली से। 2 स्टेट्स दो बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेजेस और 2 डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स का संगम था हमारा घर। इधर इडली, डोसा, उपमा और उधर छोले भटूरे, पराठे और लस्सी। पर शादी होते ही मम्मा ने थोड़ा खुद को उनके अनुसार ढाल लिया था और उधर पापा ने भी मम्मा को समझकर उनका पूरा साथ दिया। इसलिए तो बहुत ग्रेसफुली ताउम्र निभाया था उन्होंने इस प्यार के नाते को। पापा मम्मा को शम्मू कहते थे और मम्मा पापा को हस्बैंड कह के बुलाते थे। और सबसे ब्यूटीफुल चीज जो अक्सर हमें घर में देखने को मिलती थी वो पता है क्या थी? पापा का कभी भी अचानक से मम्मा को ये कह देना, शम्मू आई लव यू, और उधर से मम्मा का भी उनको पलटकर ये जवाब देना, हस्बैंड आई लव यू टू। 70 की उम्र के बाद भी, कैन यू इमेजिन? फिर ये भी कहना, थैंक यू शम्मू, आपने हमेशा मेरी बहुत सेवा की है, बच्चों का, घर का, मेरा पूरा ख्याल रखा है। मम्मा के सामने भी और उनके पीछे भी भरी हुई आंखों से अक्सर हम सबको ये कहना। He was always so full of love and gratitude। और इधर मम्मा को भी हमने देखा कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को एक सोल्जर की तरह पूरे डिसिप्लिन से निभाया। कभी घर की ड्यूटीज में कोई लापरवाही नहीं की। थ्रू आउट देयर मैरिड लाइफ दोनों 100% समर्पित रहे एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे, बहुत बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हो जाते थे, पर पता है उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। दोनों अपने रिश्ते पर एफर्टलेसली इक्वली मिलकर काम करते थे। और किसी भी दिन कोई भी बात हुई हो, पर यह रूल था कि वो दोनों एक दूसरे को बिना मनाए नहीं सोते थे। तो उस हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। पर सबसे अहम बात जो सीखी वो ये कि आई लव यू और थैंक यू को अपने अपने तरीके से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना एक कामयाब शादी के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसा कि अभी अभी राकेश जी ने कहा। जी हाँ, और जैसा राकेश जी अब भी कह रहे हैं that there are no perfect marriages or partners. You have to make a marriage perfect with your commitment, adjustment, understanding and sacrifice. थोड़ा सा sorry, थोड़ा सा thank you, थोड़ा सा I love you and you're right there. हाँ, मगर रिश्तों में खुद को झुकाना तभी संभव हो पाता है जब निरंकार सद्गुरु कृपा करें। तो करते हैं उनका शुक्राना जिन्होंने हम पर ये कृपा की, मेहर की और हमें अपना बनाकर हम पर एहसान कर दिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना
भी मैं हूँ दाता, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। शादी है, खुश रहो। इस एपिसोड में आशा है दोस्तों आपने बहुत सारे अनुभव सुने होंगे, उसका लाभ भी उठाया होगा, आनंद भी उठाया होगा। पर विवाह एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा विषय है जिसे हमें लग रहा है कि एक एपिसोड में बांध पाना संभव नहीं है। देयर आर मेनी मोर डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स टू अ रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज, जहां शादी के बाद की समस्याएं आती हैं, क्योंकि शादी केवल दो व्यक्तियों में नहीं बल्कि परिवारों में होती है और एक बहुत बड़ा उसका एक दायरा होता है। तो अगली बार फिर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द एपिसोड शादी है, खुश रहो का भाग 2 लेकर के 15 दिन के बाद ये बारात आपके साथ फिर जुड़ेगी और आपका परिवार फिर हमें सुन पाएगा। और दोस्तों आपसे इजाजत लेने से पहले आइए मिलकर के हम सभी जुड़ते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के इस प्रेरणादायक संदेश के साथ। तो दीजिए इजाजत राकेश को, शालू को, कुसुम को, साक्षी को और पंकज को नमस्कार। धन निरंकार। एक गृहस्थी जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए ऐसे गुणों की ज़रूरत जो साथ संगत की शिक्षाओं के रूप में लगातार मिलती हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत रहती है। चाहे वो निम्रता है, विशालता है, सहनशीलता है, एक मिठास है ज़ुबान की, स्वभाव की मधुरता। ये कैसे गुण हैं, ऐसी भावनाएं हैं जो वाकई ही घरों के वातावरण को खूबसूरती प्रदान किए रखते हैं। ये नाता जुड़ा है एक वर और वधू का, फूलों की पत्तियों की वर्षा इनके ऊपर की गई, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये एक फूलों की अपनी विशेषता होती है, एक फूलों का अपना एक महत्व होता है। हम फूलों की महक और फूलों की खूबसूरती और उनकी कोमलता से वाकिफ़ हैं, इसीलिए फूल हर किसी को भाते हैं। तो यही अरदास कि इनका भी जीवन महकता हुआ रहे, इसी प्रकार से खूबसूरती रहे जीवन में, और एक दूसरे के सहयोगी बनकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, और इस प्रकार से ये एक ऐसे भावनाओं से युक्त होकर मिलजुल कर तमाम जिम्मेदारियों को ये निभाएंगे। तो जैसे कहते हैं, when there are sacrifices being made in marriage, the sacrifices are not to each other but to the unity of the relationship. तो जो भी हम त्याग करते हैं मैरिजेस को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में कायम रखने के लिए, तो वो सैक्रिफाइस हम एक दूसरे के प्रति नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो उस बॉन्डेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कर रहे हैं। उस बॉन्डेज को वो सैक्रिफाइसेस समर्पित होती हैं ताकि वो मजबूतियाँ ये बनी रहें। मिलजुल के प्यार से है रहना रहना, सतगुरु का ये कहना, मुर्शद का ये कहना। मिलजुल के प्यार से है रहना रहना, सतगुरु का ये कहना, मुर्शद का ये कहना।
से बोलना, प्रेम रस अपने वचनों में घोलना। मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने वचनों में घोलना। कटु वचन हो सके तो सहना, सहना सतगुरु का ये कहना, मुर्शद का ये कहना। मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना, सतगुरु का ये कहना, मेरे मुर्शद का ये कहना।